बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। आज हम क्लास 10 के यूनिट नंबर 4 के जो टॉपिक को पढ़ेंगे वो है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होता है वो किसी भी किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, यानी किडनी के अंदर जो फंक्शन कर रहा होता है, जो स्ट्रक्चर जो फंक्शन कर रहा होता है उस स्ट्रक्चर को हम नेफ्रॉन कहते हैं। हर किडनी के अंदर तकरीबन मिलियन नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं और ये नेफ्रॉन्स जो है लॉन्ग ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। इस नेफ्रॉन के अंदर रीनल कॉर्पसिकल और रीनल ट्यूब्यूल मौजूद होते हैं। नेफ्रॉन का अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो नेफ्रॉन में ये आपको एक कप लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा, जिसे जो है वो बोमेन्स कैप्सूल कहा जाता है। इस बोमेन कैप्सूल के अंदर ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं जो ग्लोमेरुलस कहलाती हैं। यही बोमेन्स आगे एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आगे जाके यू शेप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है और इस यू शेप स्ट्रक्चर को लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। लूप ऑफ हेनले आगे एक और स्ट्रक्चर से मिलता है जिसे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है। और ये पूरा जो नेफ्रॉन है जिसमें ये 3 हिस्से आपको बताए गए हैं, इसके इर्द गिर्द ये जो है वो रेड आर्टरीज और वेन्स का जो है वो जाल बिछा हुआ होता है, जिन्हें हम इफरेंट आर्टरियोल और एफरेंट आर्टरियोल भी कहते हैं। अब इनके हम फंक्शंस को भी जो है वो देखेंगे। यही बोमेन्स कैप्सूल आगे जाके और ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, ये एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर ओपन हो जाते हैं। स्ट्रक्चर हमने जो देखा, जिसमें हमने पढ़ा कि रीनल कॉर्पसिक्यूल जो है वो बोमेन्स कैप्सूल पर मुश्तमिल होता है और ग्लोमेरुलस पर मुश्तमिल होता है। ये बोमेन कैप्सूल जो डबल वॉल्व हॉलो कप स्ट्रक्चर होता है, इसके इर्द गिर्द जो है वो ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं जिन्हें ग्लोमेरुलस कहा जाता है। फिर रीनल ट्यूब्यूल 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से स्टार्ट होता है बोमेन कैप्सूल से और आगे जाके यू शेप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसे लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। आखिर एट द एंड ऑफ द लूप द नेफ्रॉन इज हाईली क्वाइल्ड अगेन टू फॉर्म डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और नेफ्रॉन के एंड पर एक जो है वो क्वाइल्ड टाइप स्ट्रक्चर मिलता है आपको, जिसे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है, जो कि अभी हमने डायग्राम में देखा। नेफ्रॉन फाइनली जो है वो मर्ज हो जाते हैं एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, और ये कलेक्टिंग डक्ट जो है वो ज्वाइन होती है एक लार्ज डक्ट के साथ जो कि रीनल पेल्विस में ओपन होती है। ब्लड कैपिलरीज जो है वो ग्लोमेरुलस को लीव करने के बाद, यानी ग्लोमेरुलस जो है उसमें से बाहर आने के बाद एक नेटवर्क बना रही होती हैं। कैपिलरीज का एक नेटवर्क मौजूद होता है रीनल ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द। ये स्ट्रक्चर था जिसको हमने डायग्रामेटिकली भी समझा और उसको वर्बली भी हमने देखा कि क्या क्या चीजें जो है वो उसमें मौजूद होती हैं। अब हमने इसके फंक्शन की बात करनी है, तो फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन एंड यूरिन फॉर्मेशन हमने देखना है कि ये जो स्ट्रक्चर नेफ्रॉन के अंदर मौजूद हैं डिफरेंट टाइप के, इनके अपने अलग अलग क्या फंक्शंस होते हैं। ये चीज हमें पता है कि जो किडनी का जो फंक्शन है वो क्या होता है। किडनी का फंक्शन बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल्स में से बॉडी को आउट करना होता है। तो यूरिया एक वेस्ट मटेरियल है जो कि नाइट्रोजिनियस वेस्ट मटेरियल होता है यूरिन के अंदर। यूरिया इज फॉर्म्ड इन द लिवर एंड इज कैरिड टू द किडनी। लिवर में बनता है और वहां से ये किडनी में आ जाता है। और किडनी का फंक्शन ये है कि वो इस यूरिया को रिमूव करे यूरिन के जरिए से। इट इन्वॉल्व्स 3 प्रोसेसेस इन द नेफ्रॉन: प्रेशर और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूब्यूलर और सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। 3 स्टेप्स में मुकम्मल होता है। 3 स्टेप्स में कैसे मुकम्मल होता है उसके स्टेप्स। पहला स्टेप जो है उसका होता है नेफ्रॉन प्रेशर और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। दूसरे स्टेप में उसे हम ट्यूब्यूलर और सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं और तीसरे स्टेप को हम ट्यूब्यूलर सिक्रीशन कहते हैं। तो जो पहला स्टेप है जिसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं, उसमें मूवमेंट होती है स्मॉल मॉलिक्यूल की अक्रॉस द ग्लोमेरुलर के इर्द गिर्द जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी मूवमेंट होती है और इसके नतीजे में ब्लड का प्रेशर जो है वो बनता है। When blood enters the glomerulus, blood pressure is sufficient to cause small molecules such as water, nutrients, salts and waste to move from the glomerulus to the inside of the Bowman capsules. इस ब्लड प्रेशर की वजह से, जो ब्लड प्रेशर बन रहा है, इस ब्लड प्रेशर की वजह से ब्लड के अंदर ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जैसे वाटर्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, सॉल्ट या वेस्ट मटेरियल्स हैं, ये मूव करते हैं ग्लोमेरुलस के अंदर इनसाइड बोमेन कैप्सूल, जो कि बोमेन कैप्सूल के अंदर मौजूद है।
द फ्लूइड दैट लीव द ब्लड इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और फिर उसके बाद अब जो इस बोमेन्स कैप्सूल में से फ्लूइड बाहर निकलता है उस फ्लूइड को हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं, यानी वो फिल्टर होने के बाद बाहर निकलता है। ब्लड प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स आर टू लार्ज टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्ट्रेट सो दे रिमेन इन द ब्लड। जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो फिल्टर हो जाते हैं, उसके अंदर ही रह जाते हैं, और जो बड़े जो है वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे प्रोटीन्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, वो फिल्ट्रेट होके बाहर आ जाते हैं और वो ब्लड के साथ ही रहते हैं। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या होती है? ब्लड नेफ्रॉन में एंटर होता है तो उस नेफ्रॉन का फंक्शन ये है कि उसने जितने भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हार्मफुल है बॉडी के लिए उनको वो फिल्ट्रेट कर लेता है, यानी उन्हें वो निकाल लेता है, और बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं जैसे प्रोटीन्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, वो ब्लड के साथ ही रह जाते हैं। लेकिन बहुत सारे वाटर जो होता है, बहुत सारा पानी जो होता है, वो भी दोबारा रीअब्सॉर्ब होता है कि एक्स्ट्रा वाटर जो है वो बॉडी में से ना निकले। तो मोस्ट ऑफ द सॉल्यूट्स दैट एंटर इन द नेफ्रॉन्स आर रिटर्न टू द ब्लड स्ट्रीम। ज्यादातर उनमें जो सॉल्यूट्स होते हैं वो पानी के साथ दोबारा ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाते हैं। इस प्रोसेस को रीअब्सॉर्प्शन कहा जाता है, यानी दोबारा रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं वो सारे जो कि पहले निकले थे। एब्सॉर्प्शन जो है वो ऑस्मोसिस के जरिए से और डिफ्यूजन के जरिए से या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से होती है। द सब्सटेंसेस नीडेड बाय द बॉडी particularly glucose and amino acids are completely reabsorbed। अब उस पानी के साथ जो कि पानी रीअब्सॉर्ब हुआ था, 99% पानी दोबारा रीअब्सॉर्ब होता है ताकि एक्स्ट्रा वाटर बॉडी में से ना निकले। उस वाटर के साथ बहुत सारे और मॉलिक्यूल्स जो हैं जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल हैं, वो भी दोबारा से रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। Some water and most of the solutes are reabsorbed from the proximal convoluted tubule। तो proximal convoluted tubule में यहाँ पर reabsorption का काम होता है। कुछ water के molecules भी और कुछ solutes भी reabsorb हो जाते हैं। This descending limb of loop of Henle allow the reabsorption of water, while the ascending limb of loop of Henle allow the reabsorption of salt। कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर जो वाटर है और वाटर के साथ कुछ और सॉल्यूट्स जैसे कि अमाइनो एसिड्स हैं या ग्लूकोज हैं, ये भी रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद जो स्ट्रक्चर होता है वो हमने पढ़ा था लूप ऑफ हैनले का, और लूप ऑफ हैनले जो है वो दो लिम्स पर कन्वर्ट होता है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप जो है, लूप ऑफ हैनले जो है वो अलाउ करती है रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर को, जबकि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले जो है वो अलाउ करती है रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट को। यानी यहाँ पर जितना भी प्रोसेस है वो रीअब्सॉर्ब हो रहा है। पहले तो ग्लोमेरुलस में से जो है वो फिल्ट्रेशन हो जाती है, बहुत सारा जो है वो एक्स्ट्रा मटेरियल निकल आता है, लेकिन अब उस एक्स्ट्रा मटेरियल के अंदर से भी जो मटेरियल अभी बॉडी के लिए फायदेमंद है जैसे वाटर है, अमाइनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज हैं, वो दोबारा से रीअब्सॉर्ब होते हैं। ये किडनी का फंक्शन होता है कि वो उन तमाम मॉलिक्यूल्स को रीअब्सॉर्ब करके दोबारा ब्लड स्ट्रीम में शामिल करती है और सिर्फ एक्स्ट्रा मटेरियल जो है वो बॉडी से बाहर आता है। तो यहाँ डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है और असेंडिंग लिम्ब में जो है वो सॉल्ट की रीअब्सॉर्प्शन हो रही है। डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल अगेन अलाउ रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द ब्लड, और दोबारा से डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल जो है वो अलाउ करती है कि रीअब्सॉर्ब हो जाए। तो इस पूरे प्रोसेस को अगर आप डायग्रामेटिकली देखें, सबसे पहला जो प्रोसेस है, सबसे पहला जो स्टेप है उसमें प्रेशर मेंटेन होता है। ब्लड का प्रेशर मेंटेन होने की वजह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ब्लड में से इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के अंदर एंटर हो जाते हैं, ग्लोमेरुलर के अंदर एंटर हो जाते हैं, जबकि यहाँ पर दाखिल होते हैं। उसके बाद जब ये प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में आते हैं तो यहाँ पर सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होती है, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स जो कि लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे प्रोटीन है या ब्लड सेल्स हैं, ये यहाँ पर रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं या ये दोबारा से ब्लड में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद अगले प्रोसेस में जब ये ही ब्लड जो है वो लूप ऑफ हैनले में आता है, ये सारा मटेरियल जो है जब वो लूप ऑफ हैनले में आता है तो यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप होते हैं। असेंडिंग लूप में वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है दोबारा से, और डिसेंडिंग लूप में सॉल्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद ये सारा मटेरियल जो है वो डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में आता है, और डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में मजीद जो भी वाटर होता है वो रीएब्जॉर्ब होता है, और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है यानी जो यूरिन की शक्ल में जो वेस्ट होता है वो कलेक्टिंग डक्ट में शामिल हो जाता है और एक्सक्रीट आउट हो जाता है।
ट्यूब्यूलर सिक्रीशन जो होती है उसमें कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड कैपिलरीज के जरिए से इनटू द नेफ्रॉन, यानी जब ब्लड का प्रेशर बनता है और वो ब्लड जो है वो नेफ्रॉन में दाखिल होता है तो वहां पर कुछ ऐसे एक्टिवली ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बोमेन्स कैप्सूल में दाखिल हो जाते हैं। ये सब्सटेंसेस पोटेशियम हाइड्रोजन आयंस होते हैं, ड्रग्स होती हैं, कुछ यूरिक एसिड्स होते हैं, क्रिएटिनिन होते हैं। ये तमाम सब्सटेंसेस जो है इन स्टेप्स से गुजरकर, ऑल जितने भी स्टेप्स हैं उनमें से गुजरकर फिल्ट्रेट होते हैं और रीनल ट्यूब्यूल्स में आ जाते हैं, प्रेजेंट इन द रीनल ट्यूब्यूल्स, और यूरिन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इट मूव्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट्स और एंड इनटू द पेल्विस, और फिर उसके बाद ये यूरिन जो है ये मूव करता है कलेक्टिंग डक्ट में और फिर उसके बाद वो पेल्विस में चला जाता है। द मूवमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया फ्रॉम ब्लड टू यूरेथ्रा इज एज फॉलोज। अब हमने ये जो मूवमेंट पढ़ी है पूरी, वो उसको जो है वो आपको एक फ्लो चार्ट की शक्ल में दिखा दिया गया है कि पहले ये लिवर के अंदर बनते हैं, लिवर में यूरिया बनता है और ये यूरिया जो है वो ब्लड के प्रेशर के जरिए से ब्लड में आ जाता है और फिर उसके बाद ये ब्लड किडनी में आता है, किडनी में से ये नेफ्रॉन्स में, नेफ्रॉन से ग्लोमेरुलस में, वहां से बोमेन्स कैप्सूल में, उसके बाद प्रॉक्सिमल कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल में, और उस ब्लड के अंदर जो वो मटेरियल्स जो कि अभी बॉडी को जिनकी जरूरत होती है, फायदा देते हैं वो बॉडी को, वो रीअब्जॉर्ब होते जाते हैं। लूप ऑफ हेनले में डिस्टल कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल में आके वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है, सॉल्ट रीअब्जॉर्ब जाता है और उसके बाद जो मटेरियल बचता है वो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, वो कलेक्टिंग डक्ट में आने के बाद यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन की शक्ल में पहुंच जाता है और यूरिथ्रा के रास्ते से वो बॉडी से गिवन आउट बाहर निकाल दिया जाता है। आपको नॉर्मल केमिकल कॉम्पोजिशन यूरिन की बताई गई है जिसमें वाटर जो है वो 95% होता है, यूरिया 9.3 ग्राम होता है 1 लीटर के अंदर, क्लोरीन आयंस होते हैं 1.87 ग्राम पर लीटर में, सोडियम आयंस होते हैं 1.17 ग्राम पर लीटर में, पोटेशियम आयंस होते हैं 0.750 ग्राम पर लीटर में, और अदर आयंस एंड कंपाउंड्स होते हैं वेरिएबल्स अमाउंट जो कि इस यूरिन के अंदर जो है वो शामिल होते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि इतनी क्वांटिटी में यूरिन के अंदर ये सारी चीजें जो है वो बॉडी से आउट कर दी जाती हैं। जो भी ऐसी चीजें जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं, नुकसानदेह होती हैं, वो बॉडी से बाहर जो है वो यूरिन के रास्ते बाहर आ जाती हैं। तो ये हमने प्रोसीजर पढ़ा जिसमें हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी पढ़ा और हमने पढ़ा कि नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स, कौन कौन से जो है वो फंक्शंस कर रहे होते हैं, वो क्या काम कर रहे होते हैं जिसके जरिए से यूरिन की फॉर्मेशन होती है। वीडियो जो है वो हमारी ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी की होगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसी यूट्यूब चैनल पर साथ रहिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।